हाँ, तो 12th क्लास के बच्चों, ये आपके इकोनॉमिक्स का बुक है, अर्थशास्त्र का। चैप्टर नंबर है 7 और बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। पहला बुक है या ये दूसरा बुक है? ये भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपकी दूसरी बुक है, यानी कि 2 बुक है आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स का। उसका 7 चैप्टर है पर्यावरण एवं सतत अस्थायी विकास, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, आप लोग इसके डेफिनेशन जानते ही होंगे कि जिस स्थान पर हम रहते हैं उसकी चारों तरफ के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में पत्थर से लेकर, जल से लेकर और हवा तक सब कुछ पर्यावरण के अवयव हैं, यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। सस्टेनेबल विकास क्या होता है? तो ये आप कई क्लासों में पढ़े हो। इसका एक 10th में नाम था सतत पोषणीय विकास, और यहाँ पर है सतत अस्थायी विकास। सतत पोषणीय विकास, तो आप लोगों को पता है कि जब अर्थशास्त्री आए थे और भारत के स्वतंत्रता के बाद जब बात चली भारत के आर्थिक विकास की, तो के.एन. राज या फिर पी.सी. महालनोबिस सब ने पंचवर्षीय योजना चलाने को कहा और कहा कि हम विकास पर ध्यान ना दें, सतत पोषणीय विकास पर ध्यान दें, तो हम आर्थिक तरक्की कर पाएंगे। आर्थिक तरक्की का मतलब ये नहीं होता 5 साल। देखो, अर्थव्यवस्था की जो तरक्की होती है उसमें मिनिमम आपको 20 साल वेट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं सतत पोषणीय विकास का डेफिनेशन क्या होगा। वह विकास जो लंबे समय के अंतराल के बाद प्राप्त होता है, उस विकास या तरक्की को सतत पोषणीय विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इट इज अचीव्ड आफ्टर 20 ईयर्स। सतत पोषणीय विकास अगर करोगे तो अचीव करने में आपको 20 साल लग जाएंगे। तो कोई भी, अब देखते हैं कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था के लिए सही है सतत पोषणीय विकास। तो पर्यावरण आज खतरनाक हो गया है। टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, सब जगह जाओ आपको यही देखने सुनने को मिलेगा कि पर्यावरण संकट में है, पर्यावरण संकट में है, प्रदूषण बढ़ गया है। और पर्यावरण में अगर प्रदूषण आएगा तो इंसान का रहना मुश्किल होगा, विभिन्न तरह के बीमारियों को भी हम बुलावा दे देंगे। पर्यावरण के संकट के क्या कारण है, ये क्वेश्चन आएगा आपको। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्राइसिस ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर सीधे व्हाट इज क्राइसिस ऑफ एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण के संकट के कारण क्या है, कॉज क्या है? पहला है जनसंख्या विस्फोट। बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, अतः संसाधन को बढ़ाना पड़ रहा है। गाड़ियां बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, तो एनवायरनमेंट तो नुकसान या संकट में आएगा ही। सेकंड, व्यापक निर्धनता, गरीबी बहुत है। जहाँ कहीं भी ज़्यादा गरीबी होगी आप देखोगे वहाँ पर लोग, टेक्नोलॉजी महंगा होता है उसका यूज़ नहीं करते हैं, वो धुआं उगलने वाली चिमनियाँ और फैक्ट्रियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा गरीबी होना भी एनवायरनमेंट के लिए संकट है। तीसरा, बढ़ता हुआ शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन जब होगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन कैसे होगा, आप लोग सोचो। अर्बनाइजेशन होगा, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, बिल्डिंगें खड़ी होंगी, हाईवे बनेगा, मेट्रो बनेगा। आप जानते ही हो कि आप अपने इस हाईवे पर जो पीरागढ़ी तक जाते थे उसमें पेड़ था, आज हर एक पेड़ की जगह पर में मेट्रो का पिलर है। तो अर्बनाइजेशन होगा तो पर्यावरण संकट में आ जाएगा। कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करना भी पर्यावरण के लिए संकट है।
तीव्र औद्योगिकरण, बड़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रहा है। यातायात के साधनों का विविधीकरण, डिफरेंट टाइप के यातायात के साधन हो गए हैं, इस वजह से भी इन्वायरमेंट खतरे में आ गया है। अब आगे बढ़ेंगे। भारत में पर्यावरण की क्या स्थिति है? भारत में पर्यावरण की स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि भारत अभी भी गरीबी के जाल, मकर जाल से निकल नहीं पाया है। और जब तक गरीबी रहेगी, ये चिमनियाँ, भट्टी और कोयले से चलने वाली फैक्ट्रियाँ, ये सब चलती रहेंगी। जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेंगे, हमें कम से कम पर्यावरण के संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत में अगर देखें तो यहाँ का जो जनसंख्या दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पर जनसंख्या जनसंख्या में निर्धनता रेखा से जीने वाले लोगों की संख्या 22% है, 21.9 22% है। वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति में है, मिट्टी प्रदूषण भी हो चुका है, जल प्रदूषण बड़े पैमाने पर है भारत में। नदियाँ सब प्रदूषित हैं, क्योंकि सब में कहीं न कहीं से सल्फर मिक्स्ड फैक्ट्रियों के गंदा जल निकलता है, नदियों में मिलता है। नदियाँ सब, गंगा यमुना सब काली पड़ चुकी हैं इंडस्ट्रियल एरिया सब में या अर्बनाइजेशन की जगहों पर। गंगा अगर साफ अब दिखता है तो बस सिर्फ एक हरिद्वार में या गंगोत्री जहाँ से निकलती है वहीं पर। बहुत सारे प्लान अपनाए गए हैं, लेकिन गंगा एक्शन प्लान सब कोई काम नहीं किया है अभी तक, और गंगा बिल्कुल प्रदूषित है। इसे रोकने के लिए सरकार के नीति पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हर एक पब्लिक की अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, तब जाकर भारत में इसकी स्थिति ठीक हो सकती है। अब है भारत में पर्यावरण अवनति के क्या कारण हैं? डेफिनेटली जो आपने पहले संकट के कारण पढ़े थे वही भारत में भी होगा। कोई आपको ज़्यादा कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम आप लिख सकते हो। भारत में पर्यावरण संकट के वही कारण है जो पूरी दुनिया में होगा। अभी पढ़ लिया ना इसको, क्या क्या हुआ है वहाँ। अत्यधिक चराई हुई है, ओवर ग्रेजिंग हो गया है, वृक्षों का कटाव हुआ है भारत में, वन भूमि का अतिक्रमण किया गया है, वनों में आग भी लग जाती है, मिट्टी संरक्षण के उपाय नहीं अपनाए गए हैं, अनुचित फसल चक्रण किया जाता है। यहाँ एक ही खेत में गेहूं, तो पिछले 20 साल से उस खेत में गेहूं ही कर रहे हैं, फसल चक्र नहीं अपना रहा है कोई, तो मिट्टी भी खराब हो रही है। मिट्टी भी तो एनवायरनमेंट का एक अवयव है। सिंचाई व्यवस्था का अच्छे से नियोजन भारत में नहीं है, भूमि की अवनति हो रही है। तो भारत में के पर्यावरण में भूमि की स्थिति अच्छी नहीं है। अब देखते हैं वायु। क्या वायु भारत में अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। जो अर्बनाइजेशन एरिया है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्तर पर हैं। आप दिल्ली का AQI लेवल कभी चेक करके देखो, गूगल को नोटिफिकेशन दे दो, रोज़ भेजता रहेगा कि आपके AQI कितना है, और कहेगा घर, मतलब सालों भर दिल्ली में यही मैसेज आता है कि आप अपने घर में खिड़की के बाहर बंद करके रखें, सालों भर। तो जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, वायु प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों? वाहन उत्सर्जन, बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं बड़े बड़े शहरों में, और वो गाड़ियां धुआं निकालती हैं। दूसरा, औद्योगिकरण। इन शहरों में बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन औद्योगिक क्षेत्रों में सिर्फ फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, और उनका जो वेस्टेज निकलता है वो जल को प्रदूषित करता है, भूमि को प्रदूषित करता है, केमिकल गंदा पानी, और चिमनियों से उगलता धुआं वायु को भी प्रदूषित करता है। इसके बाद अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या करें?
यहाँ लिखा है सतत विकास करें। भारत को भी ज़रूरत है किसकी? सतत विकास करने की। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो हो जाएगा, तब हम बच जाएंगे, एनवायरनमेंट को हम बचा कर रख पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप यूज़ करना छोड़ दो, यूज़ करो, लेकिन बिल्कुल इंटेलेक्चुअल यूज़ होना चाहिए। आपने बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग किया है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगर आपको तरक्की करनी है, तो पैसे वाला बनना है, अमीर बनना है, तो 20 साल में हो जाएगा। लेकिन जो विकास होता है, जिसमें सतत पोषणीय विकास नहीं है, वो सिर्फ विकास है, विकास जो 2 ही साल में हो जाता है। लेकिन हम पर्यावरण को खराब कर चुके होते हैं, हमें कीमत चुकानी पड़ती है 2 साल में तुरंत अमीर बनने पर। पर्यावरण खराब हो जाता है, हम अमीर बनकर रहते उसी पर्यावरण में हैं, फिर हमें फेफड़े की बीमारी हो जाती है, तरह तरह की बीमारी हो जाती है, और फिर हम जो अमीर बने थे, पैसे कमाए थे 2 साल में ही तरक्की करके, वो सारा पैसा हमारा डॉक्टर में, मेडिसिन में चला जाता है। अब सतत विकास के लिए क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए, ये लिखा है। क्या हम इसके लिए रणनीति अपना सकते हैं? यस, सतत विकास के लिए हम रणनीति अपनाएं, भारत सरकार अपनाए, पूरी दुनिया की सरकारें अपनाएं, तब जाकर, क्योंकि भारत की एनवायरनमेंट ही नहीं, दुनिया के सारे एनवायरनमेंट खराब हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका में कम नहीं है, चीन में कम नहीं है। तो इसकी रणनीति अपनाएंगे तो इनकी रणनीतियां निम्नलिखित होगी। पहला, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता, रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप गैर पारंपरिक ऊर्जा पर शुरू कीजिए। जैसे आप पेट्रोल डीजल गाड़ी मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाए। लोग जो है कोयले का इस्तेमाल, कोयले की भट्टी, ये सब लगाना बंद करें, और वो गैर पारंपरिक स्रोत को यूज़ करें, जैसे बायोगैस हो गया, टाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन सब को यूज़ करें। सेकेंड, ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी और गोबर गैस का विकास किया जाए। वही बायोगैस जो मैं बोला, इसका अगर हम विकास करेंगे, एलपीजी का, एलपीजी सिलेंडर के साथ भी बहुत सारे गांवों में काम होगा, और गांव में गाय भैंस लोग पाले और अपना गोबर गैस बना ले। इन सब से हम सतत पोषणीय विकास की रणनीतियां बना सकते हैं। तीसरा है शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक गैस। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी उच्च दाब प्राकृतिक गैस यानी कि एलपीजी वाले बसें चलाती हैं, जो कम प्रदूषण देते हैं, लेकिन अब उसे भी ख़त्म करके डीटीसी चाहती है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही चलाएं। वायु शक्ति, जो बड़ी बड़ी आप बवाना क्षेत्र में चले जाओ, और तो ये क्षेत्र बहुत खुला भी है, हवाएं भी चलती है, तो वहाँ पर में हम वायु शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर शक्ति। इसके अलावा आप सोलर सिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचार प्रसार किया जाए, प्रोपोगेट किया जाए, सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि लोग ज़्यादातर सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो प्लेट है वो प्लेटें काफ़ी महंगी हैं, और रख रखाव का भी देखना पड़ेगा। छोटे घरों में इसका यूज़ होना बहुत मुश्किल है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पूरे छत पर वो बिछा लेंगे प्लेटें, लेकिन छोटे घरों पर में और छोटे घर के बजट के बाहर भी है। पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार, और सबसे बड़ी जरूरी है कि सबको पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार सिटीजन को सिखाओ, वो पर्यावरण के महत्व को समझे सिटीजन। लघु जलीय प्लांट और छोटे छोटे
पानी से चलने वाले प्लांट या फैक्ट्रियाँ भी लगाई जा सकती हैं। ये उन एरिया में होगा जहाँ पानी ज़्यादा है, उसे बांध बनाकर रोक कर और फिर हम टारबाइन पे गिरा के और कोई भी इंजन चला सकते हैं। उसमें ना पेट्रोल लगेगा और ना ही बिजली, ना डीजल, इंजन चल के और कई सारे काम कर देगा। जैविक कंपोस्ट खाद, ये जो खाद आप यूज करते हो ये भी एक सबसे बड़ा खतरनाक है। हम खेतों में उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा मिट्टी को प्रदूषित कर देता है, वायु को, क्योंकि उसका गंध निकलेगा तो वायु को करेगा और मिट्टी में जा रहा है तो मिट्टी के तो ह्यूमस को ख़त्म करेगा, खेत जल्दी बंजर होगा और एनवायरनमेंट में खेत भी तो आता है। जैविक कीट नियंत्रण, उसके बाद जो ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब जो छिड़कते हैं उसकी जगह पे आप जैविक कीट नियंत्रण रखो। जैविक कीट नियंत्रण क्या होता है, तो जो आपकी फसल को जो कीट पतंगा खा जाता है ना, उस कीट पतंगा को खाने वाला, उसे अपना भोजन निवाला बनाने वाला कौन सा कीट पतंगा है वो आप अपने खेत पर छिड़को या उसको फैला दो तो वो उसको खा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने एंटीबायोटिक ढूंढा था या वैक्सीन ढूंढते हैं, हम ये सब चीज़ें ढूंढते हैं। एंटीबायोटिक की खोज ऐसी हुई ना कि अगर मलेरिया के परजीवी है तो उस परजीवी को कौन खाता है, वो बॉडी में भेजते हैं और फिर इसको किल करा देंगे। तो कीट जैविक नियंत्रण यही है कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाओं का फसल पे मत छिड़को, उससे पर्यावरण बहुत तेज़ी से और ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, ओजोन लेयर में छेद होता है, किसानों को ब्रेन कैंसर होता है, किसान चिड़चिड़े रहते हैं, कई और बीमारियां उन्हें लगती हैं क्योंकि वहाँ में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, उसे फिर उससे बड़ा कोई कीट पतंगा लेकर आप छिड़क दीजिए, वो उसको खा जाएगा और फिर आपका काम बन जाएगा। तो ये था आपका सेकेंड इकोनॉमिक्स के 7th चैप्टर और सेकेंड बुक भी है इकोनॉमिक्स का, सेकेंड बुक का। तो आप लोग अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लें। ये एनसीईआरटी तो नहीं है, ये प्राइवेट बुक है और ये टीआर जैन और बीके ओहरी का बुक है। तो उसमें आप क्वेश्चन आंसर ये वाला कर लोगे, वो भी काफ़ी है, आपको बीच में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑनलाइन देख रहे बच्चों से निवेदन है कि आपको अगर अच्छा लग रहा हो ये चैनल तो इसको सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।